हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशन चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। इस वीडियो के पूर्व हमने इल्तुतमिश का शासनकाल के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। आज इस वीडियो में उन्हीं की पुत्री रजिया सुल्ताना के शासनकाल के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रजिया सुल्ताना जो है वह प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी भारत में, और इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक के 4 वर्ष तक के शासन किया था। तो आइए इनके संबंध में हम देखें। इतिहास। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। अब इनके संबंध में थोड़ा सा विशेष जानकारी हम देख लें। इनका पूरा नाम जलालात उद्दीन रजिया अर्थात रजिया सुल्ताना और रजिया उद्दीन भी इनको कहा जाता है। इनके पिता शम्सुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। इनकी माता तुकरान खातून, जिन्हें कुतुब बेगम के नाम से जाना जाता है। इनके पति थे मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया के साथ पहले तो इनका युद्ध भी हुआ था, बाद में अल्तुनिया ने इन्हें कैद कर लिया था और फिर बाद में इनके साथ उनका विवाह भी हुआ था। इसके संबंध में हम आगे देखेंगे भी। इनका जन्म 1205 ईस्वी में बदायूं उत्तर प्रदेश माना जाता है। इनका राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 को किया गया है। उपाधि इन्हें उम्दत उल निश्वा की उपाधि से विभूषित भी किया गया तथा इन्होंने उसी संबंध में सिक्के भी जारी किए। प्रथम शासक, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक के रूप में इनकी पहचान है और शासन इनका 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक के लगभग 4 वर्ष का इनका शासनकाल माना जाता है। वेशभूषा की अगर बात करें तो पुरुषों की भांति सैनिक वेशभूषा धारण करती थी और कुर्ता तथा पगड़ी पहनती थी, और यही कारण था कि अनेक तुर्क अमीर जो थे वो इनसे चिढ़ते थे क्योंकि उस वक्त में पर्दा प्रथा थी और इन्होंने पर्दा प्रथा को छोड़ दिया था। इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1240 को मानी जाती है, लेकिन कहीं कहीं इतिहासकार 25 दिसंबर 1240 भी मानते हैं। तो अतः ये दोनों मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ। आगे अब हम देखेंगे रजिया सुल्ताना के संबंध में। रजिया सुल्ताना को एक कहानी के रूप में अगर हम देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए रजिया सुल्ताना के संबंध में। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश, जिसके बारे में मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थी। माना जाता है कि इल्तुतमिश के 11 बेटे भी थे, किंतु इन सभी में रजिया अत्यंत सुंदर, योग्य एवं बुद्धिमान थी। किंतु उनके जो भाई थे वो विलासी, कायर और अयोग्य थे। यही कारण था कि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया था और उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी दी थी, अर्थात तलवारबाजी और घुड़सवारी में रजिया सुल्ताना माहिर थी। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी शाह तुर्कान, उनकी जो दूसरी पत्नी थी, अनेकों पत्नी थी, उनमें से शाह तुर्कान जो थी, उन्होंने अपने बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। जैसे ही इल्तुतमिश ख़त्म हुए तो उसके बाद उनके जो बड़े बेटे थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक विलासी एवं अयोग्य शासक थे। प्रशासन के कार्य में उनकी किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। यही कारण थी कि उनकी माता शाह तुर्कान अपने बेटे के नाम पर वहाँ शासन कर रही थी, अर्थात नाम तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का था, लेकिन वास्तविक शासन शाह तुर्कान जो उनकी माँ थी वो अपने बेटे के नाम पर कर रही थी। शाह तुर्कान ने वहाँ की जनता पर अनेक अत्याचार किए और इन अत्याचारों से वहाँ के अमीर एवं जनता के मन में विद्रोह का भाव जागने लगा, विद्रोह का भाव पनपने लगा। अब उसके बाद देखें, एक दिन सुल्तान की अनुपस्थिति में रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर नमाज के समय पहुंचकर
वहाँ के अमीरों एवं जनमानस को शाह तुर्कान एवं सुल्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर एक प्रथा थी कि अगर किसी को न्याय चाहिए होता था तो वो लाल वस्त्र धारण करके दरबार में पहुँचता था। वो एक घंटी बजाता था और उस पर उसको न्याय मिलता था। लेकिन रज़िया सुल्ताना को अपने जो सुल्तान थे उन्हीं के खिलाफ मतलब ये शिकायत थी। अतः वो उन्होंने जनमानस के सामने एक जो नमाज का समय था वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को सुल्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। इस पर तुर्क अमीर एवं जनमानस काफ़ी प्रभावित हो गए और जनता ने उसी वक्त राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो जनता थी वो पूरी किसके साथ हो गई थी? रज़िया सुल्ताना की, क्योंकि रज़िया सुल्ताना ने आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों को ये जो अत्याचार आप लोगों पर हो रहे हैं उनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगी। और लोगों ने उनका साथ दिया और वहाँ पर उस वक्त जो शाह तुर्कान थी, जो फिरोज शाह की माँ थी, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया एवं रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया था। उसी समय उन्होंने रज़िया को अपना सुल्तान घोषित कर दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब दिल्ली पहुंचा तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दिल्ली उस वक्त में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बाहर था और जब वो दिल्ली वापस पहुंचा तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह रज़िया 10 नवंबर 1236 को सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हुई। अब यहाँ तक तो उसके लिए ठीक रहा कि उन्होंने सुल्तान का पद धारण कर लिया, लेकिन आगे रज़िया के शासन करते ही उसकी मुस्लिम वेशभूषा को त्याग कर पुरुषों की भांति कुर्ते पगड़ी पहनना, राज दरबार में आना बिना मतलब चेहरा ढके, इनसे तुर्क अमीर नाराज रहने लगे। इस पर और कई तुर्क अमीरों ने और इक़्तिदारों ने उनका विरोध भी किया। तो रज़िया ने अपने विरुद्ध व्यक्तियों को पकड़कर मार डाला या उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा बाद में अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों को उन्होंने इक़्तिदार बनाया। इक़्तिदार तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इक़्तिदार क्या होता है, अर्थात भूमि का पूरा प्रभार उनको सौंप दिया जाता है। तो इस तरह से उन्होंने विश्वासपात्र व्यक्तियों को इक़्तिदार बनाया, जिसमें लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां अयाज को बनाया, बदायूं का इक़्तिदार मलिक इख्तियार उद्दीन को बनाया एवं भटिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया को बनाया। इस तरह से उन्होंने अपने जो विश्वासपात्र व्यक्ति थे उनको इक़्तिदार बनाया और अपना शासन की शुरुआत की। रज़िया के शासनकाल में उनका एक वफादार विश्वासपात्र मलिक जमालुद्दीन याकूत था। ये याकूत जो था वो एक हबशी था, हबशी प्रजाति का था और वो रज़िया सुल्ताना का बहुत ही विश्वासपात्र और वफादार था। इसलिए रज़िया ने उसे अमीर अखूर असवल का प्रमुख बनाया और बाद में उसे अपना निजी अंगरक्षक भी बना लिया तथा राज्य कार्य में भी वह उससे सलाह लेने लगी। इस बात से वहाँ के जो प्रमुख थे वो नाराज़ होने लगे कि एक हबशी को उन्होंने अपना अंगरक्षक बनाया है और उनसे ही वो मतलब विभिन्न प्रकार की सलाह लेती थी। इस बात से अन्य अमीर रज़िया से नाराज़ हो गए और उन्होंने उसे रज़िया का प्रेमी बतलाकर बदनाम करने की कोशिश भी की। अर्थात अभी भी हम कई ऐसे सीरियल देखते हैं, कई पिक्चरें देखते हैं जिसमें याकूत को रज़िया सुल्ताना का प्रेमी बताया गया है, लेकिन इतिहास में इस संबंध में कहीं कोई उल्लेख ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक गढ़ी कहानियाँ भर थी जो रज़िया सुल्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हाँ, याकूत उनका विश्वासपात्र अंगरक्षक जरूर था। माना जाता है कि लाहौर का इक़्तिदार कबीर खां अयाज एवं भटिंडा का इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया रज़िया का विरोध करने लगे। अब ये जो थे, चूँकि वो याकूत से ज़्यादा निकट आ गई थी, इसलिए लाहौर के इक़्तिदार कबीर खान अयाज उसका विरोध करने लगे तथा भटिंडा के इक़्तिदार मलिक अल्तुनिया जो रज़िया से विवाह करना चाहते थे, रज़िया का विरोध करने लगे।
इस कारण रजिया ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रजिया की पराजय हुई और उन्होंने रजिया सुल्ताना को बंदी बना लिया। इस तरह से अब बंदी बन गई थी रजिया सुल्ताना। मलिक अल्तुनिया के रजिया के बंदी बनाने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाल ली। जब उन्होंने रजिया को बंदी बना लिया तो दिल्ली का जो शासन था वो खाली हो गया। तो वहाँ पर मुइजुद्दीन बहराम शाह ने दिल्ली की गलती को संभाल लिया और माना जाता है कि बहराम शाह ने अपने सभी विश्वास पात्रों को प्रमुख पद दिए। मलिक अल्तुनिया को कोई भी पद नहीं दिया, लेकिन उनका जो मलिक अल्तुनिया था जिनके कब्जे में रजिया सुल्ताना थी, उनको किसी प्रकार का कोई पद नहीं दिया। इस कारण मलिक अल्तुनिया एवं बहराम शाह के बीच में कटुता आ गई। मलिक अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ निकाह कर लिया। बाद में मलिक अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ निकाह कर लिया। इस तरह से मलिक अल्तुनिया उनका अब पति बन गया, शौहर बन गया था। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। रजिया ने अपनी एक सेना बनाई जिसमें जाट, खोखर और राजपूत ये सभी लोग थे, और मलिक अल्तुनिया की सेना, ये दोनों सेना ने साथ मिलकर बहराम शाह पर आक्रमण कर दिया, अर्थात दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। किंतु इस युद्ध में मलिक अल्तुनिया एवं रजिया सुल्ताना की करारी हार हो गई। अब यहाँ पर हारने के पश्चात माना जाता है कि हारने के पश्चात वो भटिंडा वापस जा रहे थे कि कैथल के पास जब अल्तुनिया एवं रजिया आराम कर रहे थे, तब कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दोनों को मार डाला। अर्थात ये बात किसने मारा ये नहीं, लेकिन इतिहास में डाकुओं ने उन पर आक्रमण करके उनको धन के लोभ में मार डाला, ऐसा जिक्र है। रजिया की कब्र तुर्कमान गेट चांदनी चौक में, एवं एक जो उसकी और कब्र है वो कैथल हरियाणा, दोनों जगह मौजूद है। अब ये इसमें से वास्तविक उसकी कब्र कौन सी है ये कहना संभव नहीं, लेकिन दोनों जगह उनकी कब्र देखने को हमको आज मिलती है। ये देखिएगा रजिया सुल्ताना की दिल्ली में स्थित कब्र जो है ये, यहाँ पर 2 कब्र बनी हुई है, और कुछ लोगों का मानना है कि दूसरी कब्र याकूत की है, लेकिन ये इसमें सही क्या है ये कहना संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने रजिया सुल्ताना के जीवन के बारे में, उनके शासन के बारे में अध्ययन किए हैं। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। धन्यवाद।